सर्वे सन्तु निरामयाः। कोरोना व सत्य की पुनर्स्थापना। संतों ने कहा है कि मनुष्य की चेतना इतनी सोई है कि जब तक उस पे कोई गहरा आघात नहीं हो, कोई गहरा संकट नहीं हो, कोई दुर्घटना नहीं हो, कोई मृत्यु नहीं हो या मृत्यु तुल्य कोई कष्ट ना मिले, तब तक मनुष्य जागता नहीं है। दरिया साहब ने, जो राजस्थान के ही एक महान संत थे, रैण नागौर जिले में, वो कहते हैं कि दरिया सोता सब जग, जागा नहीं कोई, जागे में फिर जागना, जागा कहावे सोई। हम जो जागे हुए घूम रहे हैं, इसमें पुनः जागना पड़ेगा, तब हमारी नींद टूटेगी। करीब 30 करोड़ या उससे ऊपर लोग मजदूर आज सड़कों पर हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सबको अपने गांव पहुंचना है, घर पहुंचना है, और मृत्यु तुल्य कष्ट वो अपने इस 2 महीने के समय में भोग चुके हैं। गर्भवती महिलाएं बच्चों को जन्म दे रही हैं और जन्म देते ही 160-70 किलोमीटर की यात्राएं कर रही हैं। बच्चा गोद में है, गर्भवती महिला से उठा बैठा नहीं जाता, लेकिन एक महिला का पति मर जाता है, बच्चा मर जाता है, तो वो गांव जाते हुए रास्ते में से बीच से घूम जाती है और कहती है कि अब मुझे गांव जाकर क्या करना है, क्योंकि मेरे जीवन में अब कुछ बचा नहीं है। एक व्यक्ति भूख के मारे त्रस्त सड़क के ऊपर कुत्ते का मांस खा रहा है। किसी ने गाड़ी रोककर उससे कहा कि भाई मैं तेरे खाने की व्यवस्था कर देता हूँ। आज इतने गहरे संकट से गुजरने के बाद मजदूर और मजदूर वर्ग से ऊपर का वर्ग, क्योंकि उसके पास कुछ सुविधाएं हैं, इसलिए उसे अपने जगह से विस्थापित नहीं होना पड़ा, इसलिए वो सोए हुए नहीं रह सकता। ये परिस्थितियां कल को उसके ऊपर भी गुजर सकती हैं, इसलिए मनुष्य को सोचना पड़ेगा। इसके बाद ये ग्रीष्म काल चल रहा है, वर्षा ऋतु आएगी, दीपावली का त्यौहार आएगा, मजदूर दीपावली तक तो कम से कम नहीं लौटेगा। इस दौरान वह पुनर्विचार करेगा। हम भी विचार कर रहे हैं कि क्या भारत का अर्थतंत्र सदैव से ही इसी तरह का था? क्या किसान और मजदूर वर्ग सदा ही ऐसा था? क्योंकि किसान और मजदूर को भी आज एक श्रेणी में हमने ही लाकर खड़ा किया है। जो खेत में खड़ा है मजदूर, वो किसान है, और जो चौराहे पर खड़ा है काम की तलाश में, वो मजदूर है। फिर ये सोने की चिड़िया भारत कैसे कहलाती थी? आज जो एक मिट्टी का फूटा हुआ भांडा भी नहीं रह गई। इस बात में कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है। कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। कृषि गोरक्ष और वाणिज्य, ये बात गलत कही जाती है कि ये कृषि प्रधान देश है, ये उद्योग प्रधान देश भी रहा है। आगे मैं इस बात की पुष्टि करूंगा। और कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य, गोपालन, वाणिज्य और कृषि, ये व्यापारी वर्ग ही करता था, किसान का कोई अन्य वर्ग नहीं होता था। और मजदूर वर्ग शूद्रस्य स्वभावजम, मजदूर वर्ग जो परिचर्यात्मक कर्म, जो सेवा शुश्रूषा करता था। आज गांव में बूढ़े माँ बाप को भगवान के भरोसे छोड़कर शहरों की ये नारकीय जीवन जी रहे हैं, जहां सुबह उठकर वो एक दूध की थैली लाते हैं, बाद में गंदे नालों की सब्जी लाते हैं, फिर अपने खेत का गेहूं मंडियों में बेचते हैं और खुद महानगरों में बैठे थैलों में पिसा हुआ गेहूं का आटा लाते हैं, जिसमें उन्हें ये नहीं पता कि क्या मिला हुआ है। अपने बच्चों की इस तरह की वो शिक्षा और अपने रोजगार के लिए अपने जीवन को संकट में डाले हुए इस भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो लोग महानगरों में बसे हुए हैं।
क्या हमारे गांव इतने समर्थ नहीं थे, इतने समृद्धशाली नहीं थे? आज के गांव में भी सब व्यवस्थाएं हैं और पुरातन गांवों में ऐसा माना जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा नमक, क्योंकि नमक का उत्पादन हर गांव में नहीं होता था, इसके अलावा सभी तरह का सामान गांव में उपलब्ध हो जाता था। और अति प्राचीन समय की बात करेंगे, राम राज्य की बात करेंगे। राम राज्य का सवाल बार बार आता है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही न व्यापा। राम राज्य में तो न देहिक ताप था, न देविक था, न भौतिक था। आज भौतिक ताप भी है, देहिक भी है, और ये देविक आपदा समझ लो, चाहे महामारी समझ लो। फिर ये जो दिखाई दे रहा है वो है क्या है? इसे समझना पड़ेगा, इसे देखना पड़ेगा। ये अंग्रेजों की एक सोची समझी चालाकी थी, एक षड्यंत्र था जिसका भारत शिकार हुआ। और आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी, क्योंकि उसी अंग्रेजियत का शासन आज भी हमें झेलना पड़ रहा है, तो हमें और पीछे लौटकर इसे समझना पड़ेगा। आज़ादी के 73 वर्ष और अंग्रेजों के 250 वर्ष, ये मिलाकर जब हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे जीवन काल में तो हमने गरीबी देखी है। आपने 150 वर्ष का समय देखा है। इसके पहले अंग्रेजों का समय, अंग्रेज यहाँ क्यों आए, 250 वर्ष क्यों राज किया? किसी गरीब के यहाँ तो कोई 2.5 घंटे भी नहीं रुकता। आप यहाँ 250 वर्ष क्या कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी 1618 में जहांगीर के दरबार में पेश होकर यहाँ व्यापार करने का लाइसेंस मांगती है। ट्रेड का मीन्स एक लुटेरा भी होता, आप डिक्शनरी में देखिएगा। लुटेरों के वेश में ही आए थे वो, और उन्होंने यहाँ जहांगीर को कहा कि हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तान से उस वक्त करीबन 30 से 35% विश्व को व्यापार दिया जाता था और निर्यात होता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट मंजूर होता है, लेकिन 3 जून से लेकर उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपसी मतभेदों की वजह से यह टलता रहा, और फिर हमारा ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट, सत्ता का हस्तांतरण, हमें आज़ादी नहीं मिली है, केवल मात्र सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित नेहरू के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ, और उसमें कहा गया कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर 2 डोमिनियन स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ डोमिनियन। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के हम 2 डोमिनियन स्टेट्स की तरह है, और सत्ता को हस्तांतरित कर दिया। ये भी मेरा सवाल नहीं कि हमारी आज़ादी पूर्ण है या अपूर्ण है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज हम जिस मानसिक गुलामी को झेल रहे हैं, जिस अंग्रेजियत की मानसिक गुलामी के तहत हमारी आत्मा मर गई है, यहाँ के कानून की भी वही आत्मा है, और वो हमारे सारे कानून कितने अव्यवहारिक हैं, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए आज भी उसी स्वरूप में चल रहे हैं। इसलिए अव्यवहारिक है क्योंकि वहाँ हुक्मरान ने हुकूमत करने के लिए बनाए थे। आज ये डेमोक्रेसी में सूटेबल नहीं है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने दमन के लिए इंडियन पॉलिस एक्ट 1861 में बनाया। आईपीसी 1862 में बनी। सीपीसी एंड सीआरपीसी 1873 में, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, इंडियन एडवोकेट्स एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, जिसको बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कर दिया गया, ये करीब करीब उसी तरह के हैं। इनमें नाम मात्र का भी रद्दोबदल नहीं है। इंडियन एजुकेशन को ख़त्म करने के लिए, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लॉर्ड मैकाले ने जो कहा है, इंडियन हमारी जो आयुर्वेद और हमारी जो चिकित्सा पद्धति थी उसे नष्ट किया गया। नाड़ी वैद्यों पर लगाम लगाई गई, उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया और एलोपैथी को इंट्रोड्यूस किया।
1840 में जब लॉर्ड मैकाले यहाँ, वो एक पॉलिटिशियन भी था और हिस्टोरियन भी था, जब उसने पूरे भारत का भ्रमण किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसका वक्तव्य है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज बेगर, हु इज थीप, सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spirituality, her spiritual and cultural heritage. And therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For if the Indian think that all that is foreign and English is good for good and greater than their own, they will lose their self-esteem of their native culture and they will become what we want them, a truly dominated nation. ये लॉर्ड मैकाले का एड्रेस है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को। ब्रिटिश पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में मौजूद है। वहाँ से धर्मपाल जी ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाए थे। आप गूगल पे भी देख सकते हैं और आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए जाएंगे। इसके बाद लॉर्ड मैकाले ने जो ये हिंदुस्तान की आर्थिक स्थितियों के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट को और अवगत कराया, तो 1840 में उन्होंने उत्पादन टैक्स लगा दिया, क्योंकि हिंदुस्तान उस वक्त विश्व व्यापार का करीबन 35% हिस्सा, 27% करीबन चीन के पास था। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगा दी, सेल्स टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया। ये सारे 1840 में बने हुए एक्ट हैं। चुंगी ऑक्ट्रॉय लगा दिया, लैंड रेवेन्यू टैक्सेज लगा दिए। कुल मिलाकर 127% उन्होंने टैक्स लगा दिए। क्योंकि इन सब के डिटेल में जाना यहाँ विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं बड़ा ही संक्षिप्त में बता रहा हूँ। ये 23 तरह के टैक्सेज लगाए गए जो या आवश्यकता से अधिक थे, और तर्क ये दिया गया कि अगर भारत का नागरिक इन्हें चुकाएगा तो वह अति गरीब हो जाएगा और नहीं चुकाएगा तो बेईमान हो जाएगा। और बेईमान को गुलाम बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि जिसे एक्सप्लॉइट करना है उसमें भय पैदा करना पड़ेगा। मित्रों, भारत विश्व के अंदर अपने व्यापार को किस तरह से करता था, भारत के पास किस तरह का एक अपना कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज के अलावा उनके पास अपना एक ट्रेड और व्यापार का भी हेरिटेज है। भारत की जो कॉटन है वो विश्व प्रसिद्ध थी, उससे ढाका की मलमल बनती थी। ढाका की मलमल को विदेशी एक तराजू में रखते थे और दूसरे तराजू में सोने के बराबर उसे तोला जाता था। भारत का धातु विज्ञान, मेटलर्जी जो थी, विश्व में इतनी प्रसिद्ध थी कि आज भी आप यहाँ भी देख सकते हैं, दिल्ली के पास मेहरौली में जो स्तंभ है, लोहे स्तंभ, आयरन को यहाँ स्टील कहा जाता है, उस वक्त फौलाद कहते थे। यहाँ के बर्तन, हथियार, जहाज बनाने के लिए विदेशी भारतीय फौलाद की शीट चाहते थे, क्योंकि यहाँ का आयरन और जो है वो अपनी एक विशेष क्वालिटी का है। और यहाँ के जो ब्लास्ट फर्नेस जो उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया, बाद में एक अंग्रेज ने उसके बारे में भी लिखा है। यहाँ के मसाले फेमस थे, औषधियाँ, चावल, धान्य, सूखे मेवे, फल, इवन यहाँ की ईंटें विदेशों में जाती थी। आज विदेशों में कई इमारतें ईंट और ईंट नुमा पत्थरों से बने हुए हैं। यहाँ के हीरे जवाहरात, हथियार, यहाँ का शहद, यहाँ इतनी गायें होती थी, यहाँ दूध दही की नदियाँ बहती थी। ये क्यों बताया जाता है? इसलिए बताया जाता है कि आज़ादी के वक्त भी, जबकि अंग्रेज़ों ने बहुत सारे कत्ल खाने खोल दिए थे, फिर भी आज़ादी के वक्त भी करीबन 35 से 40 करोड़ गायें थी। और भारत की आज़ादी के वक्त जो पॉपुलेशन थी वो 30, 32, 33 करोड़ थी। एक व्यक्ति से ज़्यादा गाय थी। आज 130 करोड़ लोगों के पास 2 करोड़ गायें भी नहीं हैं। उस वक्त रुपए से ट्रांजैक्शन नहीं होता था, ट्रांजैक्शन का आधार था वस्तु के बदले सोने के सिक्के। भारत में इतना सोना जमा हो गया था कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसलिए विदेशी आतंककारी
आक्रमणकारी बार बार यहाँ हमला करते थे। यहाँ कोई व्यापारी के वेश में आता था, कोई लुटेरे के वेश में, कोई शासक के वेश में, और कहते हैं भारत सदैव से गरीब था। गुलाम की गई खोजें सारी उसके स्वामी की होती हैं। 1710 में चेचक का संक्रमण काल था। विलियम ओलिवर नामक के डॉक्टर जो लंदन से यहाँ ये देखने के लिए आए कि हिंदुस्तान में संक्रमण क्यों नहीं फैल रहा। यहाँ आयुर्वेद इतना विकसित था कि सुई के माध्यम से चेचक के कीटाणुओं को मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराकर चेचक के टीके लगाए जाते थे। उसने देखा 3 दिन व्यक्ति को बुखार रहता है, उसके सिर पे और पेट पे पट्टियाँ की जाती हैं और वो ठीक हो जाता है, फिर जीवन में दोबारा उसे चेचक नहीं होगा। आज जिस वैक्सीनेशन की हम खोज कर रहे हैं वो वैक्सीनेशन भारत पूर्व में ही इजाद कर चुका है और वो आयुर्वेद का हिस्सा है। शल्य चिकित्सा सुश्रुत विज्ञान में आज आप पढ़ सकते हैं, वो भी आयुर्वेद का एक हिस्सा है। भारत का जलवायु कभी भी शराब के लिए उपयुक्त नहीं था। अंग्रेजों ने कलकत्ता में या जहाँ भी उनकी छावनियाँ होती थी 1750 के बाद शराब खाने खोलने शुरू किए। शराब और साथ में वेश्यालय, गायों के कत्ल खाने। अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए तो 350 गायों के कत्ल खाने थे, आज 36,000 के आसपास लाइसेंस्ड कत्ल खाने हैं। हम लोग अंग्रेजियत को निभा रहे हैं और उसे ही आगे ले जा रहे हैं। भारत के अंदर 6 ऋतुएं हैं। अभी ग्रीष्म काल चल रहा है, फिर वर्षा ऋतु आएगी, शरद आएगी, हेमंत आएगी, शिशिर आएगा, फिर पुनः बसंत आएगा। 16 तरह के क्लाइमेटिक जोन हैं। इस देश में इतने सारे नेचुरल खनिज पदार्थ हैं क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ सदैव मेहरबान रही हैं और पृथ्वी जो है वो सूर्य से ही टूटा हुआ एक पिंड है। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं और आज की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए आपको एक छोटे से उदाहरण से समझना पड़ेगा। हमारे साथ सबसे बड़ी खामी ये हुई है कि हम जड़ों से उखड़ गए हैं। आप एक तालाब के किनारे खड़े हो जिसमें कमल उगे हुए हैं, कमल लहरा रहे हैं, तालाब भरा हुआ है, सूर्य का तेज ताप पड़ रहा है और कमल उतने ही खिलते हैं। आप एक कमल के पौधे को उखाड़ कर फेंक दीजिए तालाब के पास, वो उसी गर्मी से तुरंत सूख जाएगा और उसी तालाब में उसी गर्मी में कमल पुष्प पल्लवित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जड़ों से नहीं उखड़े हैं। हम जड़ों से उखड़ गए हैं। हमारे को वापस पुनर्स्थापित होना है। हमारे गांव में आज हमें ज़रूरत नहीं महानगरों में इकट्ठा होने की। गृह उद्योग हैं, व्यक्तिगत उद्योग हैं जिसमें छोटे मोटे सामान, अचार, पापड़, चिप्स कुछ भी बन सकता है। ग्राम उद्योग हैं, गुड़ है, घानी है और आटे की पिसाई है। कुटीर उद्योग हैं, शहद है, सब्जियां हैं, दोने, पत्तल, गाय गोपालन है। आज लघु उद्योग हैं। यहाँ तक तो ग्राम लेवल और छोटे शहरों में किया जा सकता है। बात रही बड़े उद्योगों की, मैं किसी भी उद्योग के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ जो स्किल्ड लेबर है वो जाए, ऑपरेटर्स हैं उन्हें जाना चाहिए वापस, ड्राइवर्स को जाना चाहिए, कोई और किसी तरह के जो टेक्निकल जानकार लोग हैं, क्योंकि इंजीनियर्स और बड़े जो काबिल लोग हैं उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा है क्योंकि उन्होंने जीवन में इतना कुछ अर्जित कर लिया है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जो कल तक हमारे भाइयों के साथ हुआ है आज हमारे साथ भी हो सकता है। मैं अपनी बात को ख़त्म करूं उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि हैदराबाद नवाब के पास जितने भी रत्न थे उनमें हीरे प्रमुख थे और वहीं पर एक गांव है गोलकुंडा। गोलकुंडा में ही कोहिनूर पाया गया, आज जो इंग्लैंड की महारानी के ताज में है। वो कोहिनूर पत्थर गोलकुंडा के खेतों में पड़ा था। वहाँ अनेक खेतों में क्या पूरे गांव में ही छोटे मोटे पत्थर, वहाँ हीरे के ही अवशेष या आज भी मिलेंगे। एक किसान, किसी ने कहा, गांव में गया, गांव से शहर गया कि मुझे भी हीरे का व्यापार सीखना है, हीरा समझना है। घर में उन्हीं पत्थरों से उसके बच्चे खेला करते थे। जीवन के 20 वर्ष खराब करके जब वो वापस अपने घर पे लौटा तो मालूम चला कि ये जो पत्थर जिनसे बच्चे खेलते हैं ये हीरे हैं। वो जब वापस आया तो उसने किसी तरह हीरे का आविष्कार नहीं किया। ये हीरे का
पुनरुद्घाटन था, ये रीडिस्कवर, ये उसके पास पहले से मौजूद था। हीरा हमारे पास पहले से मौजूद है, हमें उसे पहचानना है, हमें उसको विश्व बाजार में दोबारा स्थापित करना है। लोग हमें चिढ़ाते हैं कि हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे, हम विश्व गुरु भी बन सकते हैं। भारत कृषि प्रधान भी देश था और उद्योग प्रधान भी देश था। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।